नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बैंकिंग संकट के बीच बाजार में रिकवरी का गिरावट का दौर जारी, लेकिन बंद होते होते भारतीय बाजारों में अच्छी रिकवरी। निफ्टी निचले स्तरों से 170 पॉइंट्स उधरकर 17,000 के करीब बंद। संकट में फंसे क्रेडिट स्विस को यूबीएस ने खरीदा। 3.3 अरब डॉलर में हुई डील। इस बीच दो यूरोपीय बैंकों को लेकर भी खतरे की घंटी। एक्सपर्ट्स बोले भारतीय बैंकिंग को खतरा नहीं। बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच बढ़ी सोने की चमक। एमसीएक्स पर भाव 60,000 के पार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमत 2,000 डॉलर के पार। और राहुल की माफी पर संसद फिर ठप। हंगामे के बाद दोनों सदनों में कल तक के लिए स्थगित हुआ कामकाज। धर्मेंद्र प्रधान हरदीप पुरी बोले विदेश में देश के अपमान का हक किसी को नहीं। वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस का सर्च अभियान जारी। बीएसएफ और एसएसबी को भी किया अलर्ट। अब तक 100 से ज्यादा अमृतपाल समर्थक गिरफ्तार। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और ग्लोबल बैंकिंग संकट के बीच सोने में जबरदस्त चमक दिखी है। बाजार की गिरावट के बीच सोने ने आज रिकॉर्ड हाई बनाया। एमसीएक्स पर सोना 60,000 के पार निकल चुका है। वहीं कॉमेक्स पर भी सोना 11 महीनों की ऊंचाई पर है। सोने की इसी चाल को समझा रही है हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। 60 के ठाठ है यहाँ पर सोने में और 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाईज हमने यहाँ पर बाजार में बनते हुए देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी है। इसी साल में हमने 1810 का लो छुआ था और वहां से 2000 के लेवल्स के ऊपर अब यहाँ पर कारोबार है। कॉमेक्स में ऑल टाइम हाई 2058 का है, तो अभी हम वहां से 50 से 60 डॉलर कमजोर हैं, लेकिन बाजार को लगता है कि वो बहुत दूर नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में लगातार सोने ने अच्छे खासे रिटर्न्स आपको दिए हैं। अगर 2021 निकाल दें, जहां पर भी एक माइनर ब्लिप ही था, बाकी सब सालों में एक डबल डिजिट रिटर्न हमने सोने की तरफ से आता हुआ देखा है। और इस साल में तो पहले क्वार्टर में ही करीबन 10% की तेजी आपकी स्क्रीन पर। यह है सोने का सुनहरा सफर। 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हमने देखा था 2006 में। 20,000 का लेवल टूटा 2010 में। 2012 में 30,000 के स्तर भी हमने सोने को निकालता हुआ देखा। 2022 एक इंपॉर्टेंट साल था बिकॉज इस साल में सोने ने ना सिर्फ 40,000 बल्कि 50,000 का भी आंकड़ा तोड़ा और इस साल में अब हमने 60,000 के लेवल सोने को निकालते हुए देखा है। यहां से और भी तेजी की उम्मीद की जा सकती है और सिर्फ भारत में ही नहीं, जहां पर हमने ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा है, बल्कि दुबई, ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी ऑल टाइम हाईज यहां पर सोने ने छुए हैं। और आगे जाकर माना यह जा रहा है कि हम 62 से 63,000 तक के लेवल्स छू पाएंगे। ये रिपोर्ट है एक्सिस, निर्मल बांग, आईएफएल और केडिया कमोडिटीज की तरफ से, जिनका मानना है कि सोने में आगे तेजी बरकरार रह सकती है और जून तक आपको ये स्तर देखने को मिल पाएंगे। काफी सारे फैक्टर्स हैं जो यहां पर सपोर्टिव रहे हैं। ग्लोबल जो बैंकिंग संकट है उसकी वजह से करीबन $2 ट्रिलियन लिक्विडिटी बाजार में आई है, जिसका सपोर्ट हमने सोने चांदी में आता हुआ देखा है। सेंट्रल बैंक्स तो यहां पर सोना खरीद ही रहे हैं। रिसेशन की चिंताएं भी हैं जिनका सपोर्ट है और डॉलर में जो गिरावट है उसका भी फायदा है। और सबसे बड़ी बात है 22 मार्च की, जहां पर माना जा रहा है कि यूएस फेड 25 बेसिस पॉइंट की ही रेट हाइक करेंगे, तो सोना क्लियरली वहां से काफी कुछ हिम्मत लेता हुआ। तो काफी सारे वजह जिसके कारण हमने सोने में तेजी देखी है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है तमाम एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये तेजी यूं ही बरकरार रहेगी। अगर डिप मिला भी तो छोटा मोटा मिलेगा, 1 से 2% का, लेकिन वो खरीदारी का मौका होगा। 61,500 तक के टारगेट्स हमें मिल रहे हैं बाय जून। हालांकि आज 60,000 के लेवल्स को पार करने के बाद थोड़ा नीचे जरूर आया है। अभी 59,700 पर सोना कारोबार कर रहा है। कल से फेड मीटिंग है, उससे ठीक पहले प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी देखने को मिली है रिकॉर्ड हायर लेवल्स पर। फिलहाल 59,700 के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन निफ्टी के मुकाबले सोने ने कितना रिटर्न दिया है ये बता रहे हैं यतिन मोहता। तो निफ्टी या गोल्ड किसने दिए रिटर्न सबसे ज्यादा बोल्ड, इस पे करते हैं चर्चा। और पिछले 10-15 सालों की बात करें तो ऑब्वियसली निफ्टी और गोल्ड का परफॉर्मेंस सिमिलर है, लेकिन पिछले 6-7 सालों में ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो गोल्ड ने जीता है। जी हाँ,
अगर हम 2016 से गोल्ड की जर्नी शुरू करें तो आपको दिखेगा कि निफ्टी ने केवल 3% के रिटर्न दिए, जिसके मुकाबले गोल्ड का रिटर्न कंसिस्टेंटली आपको 10% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। 2017 में ऑब्वियसली मार्केट में एक तेजी का राउंड आया और 2017 में आपने देखा होगा निफ्टी ने लगभग 30% का रिटर्न दिया, जबकि गोल्ड केवल 6% रिटर्न जनरेट कर पाई। रुपी टर्म्स में बात हो रही है। जहां तक कि निफ्टी का सवाल है 2017-18 में, तो यहां आपको थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस दिखा, लेकिन गोल्ड ने 8% फिर भी आपको रिटर्न दिया, जो एफडी रेट से बेटर था उस समय। 2019 की बात करते हैं, जहां गोल्ड फिर से एक बार चमका, लगभग 25% का जबरदस्त रिटर्न इन्वेस्टर्स को कमा के दिया। 2020 में क्योंकि कोविड का संकट गहराया था, 28% रिटर्न गोल्ड ने कमा के दिया इन्वेस्टर्स को, जबकि निफ्टी केवल 14% ही चली, यानी निफ्टी से दुगना रिटर्न आपको 2020 के साल में आता हुआ दिखाई पड़ा। अगर हम 2021 की बात करें तो ये एक शायद बहुत ही सालों बाद एक ऐसा साल था जहां निफ्टी 24% चली, लेकिन गोल्ड का रिटर्न नेगेटिव था। और अगर हम 2022 और 23 की बात कर ले तो यहाँ फिर से एक बार गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया बेंचमार्क इंडिसेस को। निफ्टी जब 4% ऊपर था 2022 में, तो सोने ने 14.5% के रिटर्न दिए, और 2023 में अभी तक गोल्ड ने ऑलरेडी 10% के रिटर्न जनरेट कर दिए, जबकि निफ्टी 7% नीचे है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड का जलवा है, और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ने निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है। तो निफ्टी या फिर गोल्ड रिटर्न बोल्ड दिए हैं गोल्ड ने ही ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अगर लॉन्गर टर्म में देखेंगे और अब तक की इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक तो गोल्ड ने ही बिना किसी कंफ्यूजन के ये बाजी मारी है और नए रिकॉर्ड हाइज छुए हैं, और तेजी यूं ही बरकरार रहने की भी संभावना है। और बात करेंगे कच्चे तेल की। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में आज क्रूड में बड़ी गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट में $72 और WTI में $66 के नीचे कारोबार हो रहा है। M6 क्रूड भी मार्च में अब तक 14% तक गिर चुका है। अमेरिका के SVB बैंकिंग संकट और स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक संकट से क्रूड पर बड़ा दबाव बना है। इसके अलावा 22 मार्च को यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है। अंदेशा है कि फेड ब्याज दरें 0.25% बढ़ा सकता है, जिससे क्रूड में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और उतार चढ़ाव तो बाजार में भी देखने को मिला है। आज का सेशन कुछ इस तरीके का ही था। संकेत विदेशी बाजारों से खराब, उसके बीच भारी बिकवाली भारतीय बाजारों में रही। बिकवाली हम विदेशी बाजारों में भी देख रहे थे, लेकिन भारतीय बाजारों की बात करें तो आखिरी घंटे में रिकवरी आ गई। निफ्टी निचले स्तरों से 170 अंक सुधरकर बंद हुआ। बाजार में क्या हुआ ये जानने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, पहले तो बताइए आज के की हाइलाइट्स, क्या रहा एक्शन? देखिए, आज शुरुआत तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत के बाद फ्लैट, फिर उसके बाद बिकवाली, और बिकवाली जो प्रिवेल हुई उसके अगर हिसाब से देखेंगे तो 16,900 के नीचे भी इंडेक्स फिसलता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन लास्ट आवर में एक पुल बैक 17,000 के आसपास इंडेक्स को लेकर आ गया, और खराब संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, जिसके तर्ज पे शुरुआत कमजोर हुई, लेकिन डाउ फ्यूचर की रिकवरी भारतीय बाजारों में भी रिकवरी के तौर पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। आज प्रेशर था आईटी में, आज प्रेशर था बैंक्स में, इसके अलावा मेटल, ऑटो, रियल्टी, ये सब आज प्रेशर से कामकाज कर रहे थे। हालांकि आज जो बाइंग देखने को मिल रही थी वो थी एफएमसीजी स्पेस में। HUL जैसे शेयर पार्टिसिपेट कर रहे थे, कुछ सिलेक्टिव ऑयल एंड गैस जिसमें OMCs, BPCL, HPCL जहां पर खरीदारी थी, गेल में खरीदारी थी। लेकिन ऑयल एंड गैस की कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स को छोड़ दें तो आज मिड कैप, स्मॉल कैप प्रेशर के अंदर कामकाज कर रहे थे। 1-1.5% तक का फॉल था। लास्ट आवर में थोड़ी रिकवरी जरूर आई, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो था वो प्रेशर के साथ ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। और अगर सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो क्या रुझान रहा आज के सत्र में? देखिए, निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो सबसे पहले आपको HUL दिखाई पड़ेगा। आज इंडेक्स के टॉप गेनर में शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। बढ़िया तेजी थी इसमें, 2.5% के आसपास। BPCL 2.5% ऊपर, ITC 1% ऊपर, और DV स्लैब करीब 1/4% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में बजाज फिनसर्व 4.5% नीचे, अदानी एंटरप्राइज 4% नीचे, इंडाल्को 3% नीचे, टाटा स्टील 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में ग्रिंडवेल, नॉर्टन, राजेश एक्सपोर्ट्स, क्रिस्टल और एफएल, कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 2% तक बढ़ते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप लूजर्स में मैक्स फाइनेंशियल, M&M फाइनेंशियल, मैक्रोटेक डेवलपर और पूना वाला फिनकॉर्प, यानी पूरा NBFC स्पेस जो था आज प्रेशर में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। प्रेशर था मेटल में, जिसमें नाल्को लीड कर रहा था 4% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर 3% नीचे, हिंडाल्को 3% नीचे, और IPL अपोलो करीब 2.5% के आसपास बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आपको ज्यादा वीकनेस दिखाई पड़ेगी। फ्रंटलाइन इंडेक्स में लास्ट आवर में थोड़ी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित, ये पूरा डिटेल बताने के लिए। मार्केट्स का पूरा हाल यहाँ पर सुमित ने बताया क्या हुआ आज के सेशन में। लेकिन हाँ, कॉशियसनेस, नर्वसनेस और डर बाजार पर अभी भी हावी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि वहीं पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि भारत को ग्लोबल दिक्कतों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सरकार और RBI की बहुत बढ़िया मॉनिटरिंग यहाँ चल रही है। इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सर, ये सिलिकॉन वैली, क्रेडिट स्विस,
ये कितनी चिंता है भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर के लिए? विश्व स्तर पे हमें चिंता करने की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत में जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो बिल्कुल स्थिर है, स्टेबल है, और उसका रेगुलेशन और सुपरविजन जो है वो बहुत ही बेहतरीन आज के समय किया जा रहा है, चाहे वो आप आरबीआई के नज़रिए से देखें या आप सरकार के नज़रिए से देखें। तो भारतवासियों को और भारत की सब कंपनियों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का रेगुलेशन और सुपरविजन मैं आज कह सकता हूँ एकदम वर्ल्ड लीडिंग है, विश्व में इसका कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खासतौर से यूएस की और दूसरे विकसित देशों के जो रेगुलेशन वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, और वहाँ भी ये कमी कभी पता चली नहीं, अचानक से बात पता चली। तो लोगों को एक भय है कि शायद यहाँ भी कुछ ऐसा हो जो पता नहीं चल पा रहा है। दूसरा भय ये है कि इन दो एग्जाम्पल के बाद, क्रेडिट स्विस और सिलिकॉन वैली के बाद, यहाँ पे क्रेडिट फ्लो आना बंद हो सकता है, पैसा आना बंद हो सकता है। ये कितना बड़ा कंसर्न है? ये भय है, वह वास्तविकता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम एकदम मजबूत है और दुरुस्त है, और इसलिए किसी को कोई अपने डिपॉजिट्स पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आज के समय हम लोगों के बैंकिंग सिस्टम में दिक्कतें आई हैं, उनको हम लोगों ने बड़ी कुशलता से संभाला हुआ है। जहाँ तक आप विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में आपको मालूम है कि क्योंकि महंगाई का दर जो है बड़े तेज़ी से बढ़ा है, इन्फ्लेशन रेट बड़े तेज़ी से बढ़ा है, इसलिए वहाँ के सेंट्रल बैंक्स को बहुत तेज़ी से अपने दरों को बढ़ाना पड़ा है। जैसे फेडरल रिजर्व ने 0% से लेकर उसको अब करीब 5% तक 1.5 साल के अंदर ही अंदर इसको बढ़ाया है। जब इतनी तेज़ी से सेंट्रल बैंक का रेट बढ़ता है, जो यूएस फेड्स फंड रेट उसको कहते हैं, तो वहाँ फाइनेंशियल सिस्टम में संकट तो आ सकता है, और संकट सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक के द्वारा हमको दिख रहा है। और संसद की कार्रवाई आज भी हंगामे की बेट चढ़ गई। कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा में अदानी के मुद्दे पर जेपीसी बनाने की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया, जबकि सत्ता पक्ष विदेश में दिए राहुल गांधी के बयान पर माफी की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। लोकसभा में बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी माफी मांगों के नारे लगाए। पहले लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई, लेकिन लगातार हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इधर राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर सदन में बोलने की इजाजत मांगी है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि पहले राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी, फिर उन्हें सदन में बोलने की इजाजत दी जानी चाहिए। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। न्यूज 18 इंडिया के चौपाल कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी को भी देश के मान सम्मान पर सवाल उठाने का हक नहीं है। राहुल को संसद में माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी की माफी के बिना क्या देश की संसद नहीं चल पाएगी? इस मंच से आप क्या कहना चाहते हैं? प्रजातंत्र में कुछ वैल्यूज से चलती है। इस देश को आजादी बहुत मेहनत से, करोड़ों लोगों की मेहनत से इस देश की आज की स्थिति बनी है। किसी की अधिकार नहीं है, कोई व्यक्ति के बारे में मैं नहीं जाऊंगा, किसी की भी अधिकार नहीं है इस देश की मान सम्मान को आंच लाए, उसकी संप्रभुता के ऊपर प्रश्न उठाए। संसद आखिर है किसके लिए? देश के गौरव गान करने के लिए, देश की समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए। देश की एक प्रमुख व्यक्ति जिसकी इतनी बड़ी इकोसिस्टम में अगर देश को निंदा करता है, क्या यह प्रजातांत्रिक अपेक्षा नहीं है वहां के संसद में माफी मांगे? मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। मैं एक बार आपको याद, वो कह रहे हैं संसद में बोलना चाहता हूं। मैं आपको एक, वो कह रहे हैं मैं संसद में बोलना चाहता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, माइक बंद किया जा रहा है, संसद को म्यूट कर दिया गया है। किसी की झूठ की कोई उत्तर नहीं है। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए बीएसएफ और एसएसबी को अलर्ट किया गया है। खुलेआम खालिस्तान का समर्थन करने वाले अमृतपाल सिंह के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि वो सीमा पार कर पाकिस्तान या नेपाल भागने की कोशिश कर सकते हैं। अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने शनिवार को जालंधर मोगा रोड पर मेहतपुर के पास पकड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन नकोदर के पास अमृतपाल अपनी गाड़ी और मोबाइल फोन छोड़कर भाग गया। पंजाब में 2 दिन के क्रैकडाउन के बाद पुलिस ने अमृतपाल के 100 से ज्यादा सहयोगियों को गिरफ्तार किया है और हथियार भी बरामद किए। इधर अमृतपाल समर्थकों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पंजाब सरकार ने कल दोपहर तक के लिए पूरे राज्य में इंटरनेट सस्पेंड कर रखा है। इधर एक हेबियस कॉर्पस याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि पंजाब सरकार ने अमृतपाल को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले रखा है।
और आगे बढ़ेंगे। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। हैदराबाद हाउस में जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच G20 मीटिंग को लेकर बातचीत हुई। वहीं पीएम किशिदा ने पीएम मोदी को G7 में आने का न्योता भी दिया। दोनों देशों के बीच डिजिटल पार्टनरशिप और हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई। और पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है और आज की मुलाकात भी दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से अहम है। हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है और इसलिए आज उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। और भारत की हैप्पीनेस रैंकिंग में 3 पायदान का सुधार हुआ है। भारत 139वें से ले 136वें नंबर पर आ गया है। आज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के मौके पर ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुई। इस रिपोर्ट में लगातार छठे साल फिनलैंड टॉप पर है, डेनमार्क ने दूसरा तो आइसलैंड ने तीसरा पायदान हासिल किया। आपको बता दें कि रिपोर्ट 150 देशों के लोगों से बात करके बनाई जाती है। इसमें प्रति व्यक्ति जीडीपी, जीवन प्रत्याशा और जीवन की गुणवत्ता जैसे मापदंडों पर आकलन किया जाता है। और इस बुलेटिन में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।